वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुत्तहिदा को मनाने की कोशिशें ताहाल कामयाब नहीं हो सकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने अहम इत्तेहादियों में इख्तलाफात ख़त्म कराने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अब तक की मुलाकातें और जो राब्ते हो रहे हैं वो बेनतीजा साबित हुए हैं। 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अहम सियासी जमातों में अभी तक इत्तफाक़ राय ना हो सकने का मतलब है कि ये इंतखाबात भी खतरे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद हो सकेगा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार साहब ने, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुबशिर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है इरफान हाशमी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाज़िर, आपकी जानिब आती हूँ। कहिएगा, आज तक तो MQM नाराज़ है, क्या लगता है ये नाराज़ी लंबी चलेगी? देखिए, नाराज़ी तो इनकी चलेगी, क्योंकि नाराज़ी इनकी ज़ाहिर है कम से कम 10 साल से चल रही है। कुछ अरसा ये पीपल्स पार्टी के साथ रहे थे, 10 साल पहले इनको वज़ारतें भी दी गई थी, लेकिन ये नाखुश थी MQM के, इनको इख्तियारात नहीं दिए गए, इसलिए अलग हो गए। तो नाराज़गी तो चल रही है और चलेगी। लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या 15 जनवरी को इंतखाबात हो पाएंगे, मेरा ख्याल है जी बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाज़ नहीं रह गया है इनको मज़ीद मुलतवी करने का। देखें, बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए बुनियादी किरदार कौन अदा करता है? दो इसमें इदारे हैं जो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन, जो काफ़ी अरसे से राज़ी रहा है और बार बार चाहता रहा है कि इलेक्शन हो, और दूसरा सूबाई हुकूमत होती है, जिसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो सिक्योरिटी फ़राहम करे। सूबाई हुकूमत इस बारे में बड़ी हिचकिचाहट का शिकार रही है और न जाने क्यों उसने बार बार ये कोशिश की है कि इलेक्शन से फ़रार हासिल किया जाए। लेकिन अब चूँकि कोई रास्ता फ़रार का बचा नहीं है, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि 15 जनवरी को इंतखाबात तो हो जाएंगे। लेकिन उस इंतखाबात के नतीजे में क्या मसला हल हो जाएगा? देखिए, मसला हल होने का क्या मतलब है? मसला हल होने का मतलब ये है कि क्या वाकई में इख्तियारात निचली सतह पर यानी सूबाई हुकूमत से ज़िलाई सतह पर मुंतकिल हो सकेंगे या नहीं। पहले भी हमने देखा है कि MQM का मेयर रहा है, लेकिन वो मेयर बार बार, वसीम अख्तर साहब बार बार ये शिकायत करते रहे कि उनके पास इख्तियारात कुछ नहीं है, और उस शिकायत में बड़ी हद तक सदाकत भी थी। पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि पीपल्स पार्टी ने MQM की अलहदगी का बहाना बनाते हुए जो लोकल गवर्नमेंट का बिल इन्होंने पास किया, बल्कि उसमें तरामीम भी की, उसके नतीजे में उन्होंने तकरीबन सारे इख्तियारात ज़िलाई हुकूमत से लेकर सूबाई हुकूमत को मुंतकिल कर दिए हैं। अब हत्ता के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, हत्ता के कचरा उठाने का जो इंतज़ाम हो, वो भी सारा सूबाई हुकूमत अपने हाथ में ले चुकी है। ये बड़ा एक यूनिक दुनिया भर का सिस्टम था, जहाँ इतना बड़ा शहर जो है वो सूबाई हुकूमत चाहती है कि हम खुद चलाएं, जो कि मुमकिन नहीं था, जिसके नतीजे में कराची में गवर्नेंस ख़राब हुई, कराची की सड़कों का हाल बुरा है, कचरा उठाने का इंतज़ाम ठीक नहीं है। अब इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन इस मसले का हल सिर्फ यही है कि न सिर्फ इलेक्शन हो, बल्कि इलेक्शन के साथ साथ इन्होंने जो वादे किए थे MQM के साथ कि इनको वो इख्तियारात वापस दिए जाएंगे, उस पर ये पीछे हटे, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत को भी बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा। शहबाज शरीफ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, नून लीग आ रही है, कुछ हद तक यानी पूरी PDM की जमातें इस कोशिश में हैं कि वफाक में हुकूमत को बचाया जाए, और वफाक में हुकूमत को बचाने के लिए MQM की सपोर्ट ज़रूरी है। तो MQM के जो जायज़ मुतालबात हैं, मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को वो जायज़ मुतालबात तस्लीम करने चाहिए, और जो इख्तियारात ज़िलाई हुकूमत से लिए गए हैं वो ज़िलाई हुकूमत को वापस करने चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। इसमें एक और किरदार जो है वो टिसोरी साहब का है, जो कि गवर्नर सिंध है, लेकिन वो गवर्नर होते हुए उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो एक जमात को मुत्तहिद करने का काम करें। उनको इन सियासी सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए, और ये फैसला आवाम को करना है कि कौन सा ग्रुप, कौन सी पार्टी अक्सरियत में आती है और कराची का मेयर किसको बनाती है। ठीक है। इरफान हाशमी साहब, ये जो रूठना मनाना चल रहा है, कल से हम देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये मामला क्या है? हल्का बंदियों का मसला है या फिर इंतखाबात मुलतवी कराने का? देखिए, ये प्योर हल्का बंदियों का मसला है, और इसके अलावा कोई दूसरी राय नजर नहीं आती। आपने कल जिस तरह जहाज पकड़ के चार्टर्ड प्लेन जो है वो कराची में उतरता है और मनाने की कोशिश की गई, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि अभी कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करें MQM को और इंतजार करें।
एमक्यूएम को एक नुक्ता चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि जहां तक हल्का बंदियों का ताल्लुक है, ये जब ये वफाक में शामिल हुए थे तो ये मामला उस वक्त भी रखा गया था कि हम हल्का बंदियां चाहते हैं, जिसकी गारंटर ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत थी। उनकी दौड़े लगने की एक बुनियादी वजह ये भी है। लेकिन ये हल्का बंदियों से पीछे क्या हटेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। अगर आप ये कहेंगे 15 को इंतखाबात होंगे, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या एमक्यूएम ने ये तस्लीम कर लिया कि हम बगैर हल्का बंदियों के 15 के इंतखाबात में जा रहे हैं, और क्या 15 के इंतखाबात में जाने का ये भी मतलब है कि वो अपने इस पोजीशन से भी पीछे हट गए। आपको ये याद रखना चाहिए कि कराची के अंदर एमक्यूएम अपना कंट्रोल चाहती है। उनकी सियासत पूरी जुड़ी हुई है अवाम के साथ। मैंने कल भी ये बात कही थी, और ये एमक्यूएम को ये सूट करता है कि वो अवाम में लोकल बॉडीज के इलेक्शन जब होते हैं तो अपना एक रिवाइवल करे। अगर वो नहीं करते तो फिर उनकी सियासत, आप जितने मर्जी कामरान ठसूरी साहब इकट्ठे करें, लोगों से अगर वो दूर हुए तो फिर सियासत किसी काम की नहीं है। और फिर दूसरी बात, हैदराबाद में अब ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये भी बताया गया है कि जनाब हमारी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, और अगर हम इन्हीं हालात के अंदर आगे बढ़ते हैं तो बेहतर होगा। और अगर आपने हल्का बंदियां की, अब सवाल ये पैदा होता है कि हल्का बंदियों का मतलब है 3 से 4 माह, तो क्या इलेक्शन कमीशन 3 से 4 माह अफोर्ड कर सकता है? और फिर इलेक्शन कमीशन क्या चले दिखाने के लिए, क्या वो अदालत जाएगा, क्या वो देखेगा कि जनाब ये जो जमातें चाहती हैं इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया जाए, तो इसका क्या हल निकाला जा सकता है? तो मेरे नजदीक में 15 को इलेक्शन डिपेंड करेगा कि आसिफ अली जरदारी क्या तैयार हैं अपनी पोजीशन से हटने को, और दूसरी तरफ एमक्यूएम को क्या ग्राउंड दी जाएगी। सिंध की सियासत में कराची की सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका ताल्लुक वफाक से जुड़ा हुआ है। और याद रखें कि एमक्यूएम का एक रिवाइवल हो रहा है कराची में, तो हल्का बंदियां एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जिसके ऊपर जब तक क्लियर कट कोई जवाब नहीं आएगा आसिफ अली जरदारी का, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब, कराची की सियासत कहाँ जाती हुई देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 15 को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, और अगर होते हैं तो फिर कौन सी जमात कहाँ खड़ी देख रहे हैं? देखिए, बड़ा बुनियादी सा एक इसमें सवाल उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कमिटेड होते हैं कि 15 को हमने इलेक्शंस करवाने हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होती एमक्यूएम, तो एमक्यूएम शायद उसमें पार्टिसिपेट भी ना करे, और अगर वो करे भी तो हो सकता है वो वफाकी हुकूमत से निकल के करे। तो ऐसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, वो एक अलहदा सवाल है। एमक्यूएम बाइकआउट करती है तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी इन इलेक्शंस की क्या रह जाएगी। और अगर डिसाइड करती है वफाकी गवर्नमेंट कि हम हल्का बंदियाँ करवा लेते हैं, जो कि उनकी डिमांड है, तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन और हमारी जुडिशरी, जो आजकल बहुत फोकस किए हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने देख लिया तर्ज अमल के आपको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने चाहिए, बल्कि मैं भी ये कहता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जल्द अज जल्द हों। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये हल्का बंदियों पे मानेंगे, और उसमें जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पहले डिमांड कर रही थी और जो कोर्ट में जाके बयानात देते रहे हैं कि अभी हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएं, डेफर कर दिए जाएं, तो इससे उनका ये पर्पस भी सर्व होता है। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि पीपल्स पार्टी इस बात पे तैयार हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कोर्ट्स का रिएक्शन क्या होगा ये तय होना बाकी है। क्योंकि देखिए, गवर्नरशिप दे दी, उसके बाद वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की बात भी हुई, वो भी कर दिया। मज़ीद ये हल्का बंदी की तो बुनियादी डिमांड पहले से थी, इसको मेरा ख्याल है पहले ही एड्रेस कर लेना चाहिए था। इसको एंड पे करने की अगर कोशिश की जा रही है तो ये गलत है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और एमक्यूएम का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बड़ा खौफनाक है इस मामले में, क्योंकि उसमें एक तो ये कि जब आप उनकी डिमांड्स मानते हैं तो वो हलमिन मज़ीद के नारे पे का अमल पैरा हो जाते हैं, यानी मज़ीद कुछ चाहिए, मज़ीद कुछ चाहिए। दूसरी बात यह कि एमक्यूएम का एक और भी है तुरह इम्तियाज़ कि उनके बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि जब वो कोई इस तरह का इनिशिएटिव उठाते हैं तो उन्हें किसी जानिब से कोई इशारा हुआ होता है। तो अब ये भी हमें जानना ज़रूरी होगा कि क्या वो सिर्फ हलमिन मजीद वाले बुखारी साहब खबरें ये हैं कि इशारे होने बंद हो गए हैं।
जी ये खबरें ही हैं। मेरा ख्याल है कि इसको भी अभी इस्टेब्लिश होना बाकी है कि इशारे बंद हो गए हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो इस तरह का है तो ये दोनों चीज़ों को मेरा ख्याल है कि इसके लिए फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो हल्का बंदियों के मामले पे सीरियस है या कोई इशारा हुआ है, क्योंकि जब इमरान खान साहब को छोड़ा था उस पर भी इशारों की बात ही हुई थी, तो अभी भी वही है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और MQM को इस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो माजी में रही है उसको रिवाइवल वो कर रहे हैं। गवर्नर उनका आ गया है, उनके पास एक एम्पल चांस है। ठीक है, आपके ख्याल में इंतखाबात होने भी चाहिए और कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा MQM को, आपके ख्याल में? आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। बल्दियाती इंतखाबात अगर तो होते हैं मौजूदा स्टेटस के साथ, जहाँ पर हल्का बंदियों वाला मामला हल नहीं होता है, तो फिर आपको MQM कहाँ नज़र आती है वफाक में? क्या वफाक के साथ होगी या फिर अपने मुतालबात के साथ खड़ी होगी? देखिए, बुखारी साहब ने वो अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कोई अक्ल का अंधा ही होगा अगर वो इस बात पे यकीन करे कि इशारे आना बंद हो गए हैं, और इस मरतबा इशारे शायद आ रहे हैं और उसका मकसद कुछ और है। अब बल्दियाती या ज़िले हुकूमतों के इंतखाबात उसके लिए महज एक बहाना भी साबित हो सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों में देखना है कि अगर मामला अदालत में भी चला जाएगा तो हम सबको मालूम है अदालतें भी बाज़-औक़ात हवा का रुख देख के करती हैं और या करवा लिया जाता है। तो उसमें अभी अगर मगर बहुत है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है MQM से। उनका अपना एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हमेशा ऐसे ही मौक़ों के लिए क्रंच आवर इसको कहते हैं, जब उन्हें कोई इशारा मिलता है या वो समझते हैं कि अब उनके भाव बढ़ाने का वक्त आ गया है तो वो इस किस्म के मुतालबात शुरू कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइए कि MQM के पास कराची और हैदराबाद में दिखाने के लिए क्या है जो इतना ये शोर मचा रहे हैं? क्या ये वाकई जमहूरियत पसंद है? इनके हाथों पे तो अक्सर क़यादत की अक्सरियत के हाथों पे खून है, और इनके तो वो एक NRO बहुत बड़ा हुआ था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान, और उसके ज़रिए इनके भी मुकदमे जो थे ख़त्म हो गए थे। इनमें से तकरीबन हर बंदा मतलूब था। और तीसरे कि उन्होंने कराची और हैदराबाद को कर क्या दिया है, क्या इनके कारनामे हैं जिसकी बुनियाद पे ये इतना बड़ा शोर मचा रहे हैं कि अगर नई हल्का बंदियाँ अगर इन्हीं हल्का बंदियों के तहत हुआ तो हमें बड़ा नुकसान होगा, ये जमहूरी इंतखाबात या नुमाइंदा इंतखाबात नहीं होंगे। ये असल मसला इसका कुछ और है। यानी पहले जिन हल्कों के मुताबिक इंतखाबात होते रहे तो इन्होंने कौन से 4 चांद लगा दिए थे कराची को, जो इस दफ़ा ये इतना शोर मचा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा हकीकत पसंदाना अंदाज में सोचना चाहिए कि आइंदा 2-3 महीनों में बड़ी उखाड़ पछाड़ लगता है हो जाएगी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे MQM है, इन लोगों ने हमेशा इंतखाबात अगर करवाए हैं ज़िले हुकूमतों के, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करवाए हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो सिंध में हुए इंतखाबात, इस तरह पंजाब में करवाने पड़ गए, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमत में हो गए थे। तो हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस पे एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी MQM और PMLN का मैच पड़ गया। ये इस मैच की शायद कुछ और वजह है। ठीक, डॉक्टर नाज़िर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं यही ऐड करना चाहता हूँ जो अभी मुबशिर बुखारी ने कहा ना, मैं उनसे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ। जो उन्होंने कहा कि जी ये इशारे आने ना आने की खबर जो है ये सिर्फ खबर ही है। क्योंकि देखें, इस्टेब्लिशमेंट का रोल इतना वाज़े रहा है। ख़ुद टिसोरी साहब का केस लें कि टिसोरी साहब वॉज नोवेयर, वो कोई MQM के पुराने लीडर नहीं थे। पहले उनको फारूक सत्तार साहब कोशिश करते रहे कि सेनेटर बना दें, उस पर MQM को एतराज़ था, उसकी वजह से उनमें इख्तलाफात हुए। लेकिन अचानक से टिसोरी साहब जो एक पैराशूटर की तरह ऊपर से नाजिल होते हैं और वो सिंध के गवर्नर बन जाते हैं। अच्छा, न सिर्फ गवर्नर बनते हैं बल्कि वो वफाक के नुमाइंदे होने के बावजूद, वफाक का नुमाइंदा होने का मतलब ये कि गवर्नर का होता है गैर सियासी होता है, वो इस तरह खुले आम सियासी सरगर्मियों में शामिल नहीं हो सकता, ना उन्हें होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाकायदा एक सियासी रहनुमा के तौर पर MQM के, यानी कम से कम 4 मुख्तलिफ धड़े हैं ना इस वक्त। एक तो MQM है, दूसरे फारूक सत्तार ग्रुप है, तीसरा पाक सरजमीन पार्टी जो मुस्तफ़ा कमाल वाली है, फिर यह कि आफाक अहमद की हकीकी ग्रुप है। इन सब को मिलाने की बात हो रही है। इसका मतलब ये अचानक से कहाँ से नाजिल हुआ? ये बगैर इशारों के ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि लगता ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी ये चाहती है कि सिंध में
पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक मुतबादिल क़ुव्वत मौजूद हो, जो कि एक पार्टी हो जो कि कराची में रहे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इशारे बंद होने वाली बात गलत है। ये सारा काम इशारों पर ही हो रहा है। बहरहाल आपकी राय है, आपका पॉइंट आ गया। इरफान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ इशारे नहीं है, पूरा स्क्रिप्ट दिया गया है कि किसने क्या किरदार अदा करना है। मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रख देता हूं। जब ये पाक सर जमीन पार्टी लॉन्च हुई तो मैं एक चैनल में हेड ऑफ न्यूज प्लानिंग था, तो हमें बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती थी कि आपने मुस्तफा कमाल की तकरीर कितने घंटे दिखानी है। और ये जिस तरह ये पार्टीज और जिस तरह ये किंग्स पार्टीज बनती हैं, इसकी हकीकत कोई अब छुपी हुई नहीं रही। अब ये कामरान टेसूरी साहब का बाकायदा आना, यानी एक शख्स जो है वो अपने हल्फ से और आइन से जो है ना वो खिलाफ वर्जी उसकी कर रहा है। आपका एक आइनी रोल होता है। आपका रोल ये नहीं होता कि आप 4-5 धड़ों को जो है वो इकट्ठे करें और फिर उनको एक यूनिफिकेशन की लाइन के पीछे लगा दें। तो ये इशारे नहीं है, ये पूरा एक स्क्रिप्ट है जिसके तहत दिया गया। और हमारी जिस तरह की टूटी फूटी जमहूरियत है उसमें ऐसी पार्टीज बनती इसलिए है कि वक्त आने पर इन पार्टीज को इस्तेमाल किया जा सके। उस वक्त इशारे होते हैं। अब जो हो रहा है ये सब स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि क्या कराची में 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात हो सकेंगे, तो 40% लोगों का मानना यह है कि जी हाँ, 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन 54% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कराची में 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के 8 माह के दौरान महंगाई के हवाले से वाइट पेपर जारी कर दिया है। वाइट पेपर के मुताबिक इस अरसे में मुल्क में महंगाई में 45% तक इजाफा हुआ। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इस हवाले से तकरीब से खिताब किया और अपने दौर की कारकर्दगी बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों और महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के बाइस आवाम पहले से ज़्यादा तंग हैं? इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक सवाल करूंगी कि ये जो वाइट पेपर जारी किया है तहरीक इंसाफ ने, आवाम इस वाइट पेपर का क्या करे? आवाम वाइट पेपर का ना पहले कुछ कर सकती थी ना अब कर सकती है। अलबत्ता ये तो सियासत का एक हिस्सा है। हर हुकूमत या हर सियासी पार्टी अपने मुखालफिन के खिलाफ इस तरह के वाइट और ब्लैक पेपर इशू करती रहती है। अलबत्ता आवाम के लिए एक पैमाना ज़रूर होता है जांचने का कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में और मौजूदा दौर हुकूमत में जो दावे पहले हुए थे और जो दावे अब हो रहे हैं उनमें उनकी हकीकत क्या है। अब मौजूदा हुकूमत ने कोशिश ये ज़रूर की कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत की इक़्तिसादी कारकर्दगी या जो अचीवमेंट्स थी उनको छोटा करके बताए। और मैं आपको ये बताऊं कि चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग कमीशन में अब जब हुकूमत तब्दील हुई तो मई के महीने में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? उनको ये कहा जा रहा था कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जो आदाद शुमार थे उसमें थोड़ा हेर फेर करें, इसलिए कि बहुत अच्छे आदाद शुमार हैं। तो इस बात पे उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे इस्तीफा दे दिया। आज वो ज़ाहिर है बगैर जॉब के हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसूलों पे कभी समझौता नहीं कर सकता। जो आदाद शुमार पीटीआई दौरे हुकूमत के हमने IMF को भेजे थे, वर्ल्ड बैंक के साथ शेयर किए थे, वही आदाद शुमार हैं, उनमें मैं रद्द बदल नहीं कर सकता। तो ये कम से कम ये कि आवाम जो समझ बूझ रखने वाले हैं, थोड़ी बहुत मईशत को पढ़ते हैं, उन्हें यह एहसास ज़रूर होगा कि जो साबका जिस तरह महंगाई पेट्रोल की इन्होंने रट लगाई हुई थी, दुहाई दे रहे थे, वो मौजूदा सूरत हाल उससे कहीं बदतर है। और चाहे वो रुपए की कदर है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हैं, कुछ जाहिर है उस वक्त भी हम ये कहा करते थे कि कुछ बैन अक़वामी असरात हैं, अफरात-ए-ज़र में इजाफा हुआ है दुनिया भर में, लेकिन इन लोगों ने इसको इस तरह बना के पेश किया मौजूदा हुकूमत के जो अरकान हैं कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई हुकूमत का कारनामा था। तो बड़ी अच्छी बात है, वाइट पेपर आएगा, वो अगर 100% नहीं तो 80% तो दुरुस्त होगा, तो आवाम को एक तकाबली जायजा इसके जरिए जरूर मिलता है। ठीक, मुबशिर बुखारी साहब, मौजूदा मौशी हालात की जिम्मेदार
ज्यादा कौन सी हुकूमत है, ये हुकूमत या फिर गुज़श्ता हुकूमत? देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो माजी का रोना रोते रहें और माजी की बातों पे सियासत को जस्टिफाई करते रहें। अगर ये करना है तो फिर हमें 70-75 साल पहले की पॉलिसीज़ को भी बीच में लाना पड़ेगा। मसला सिर्फ ये है PDM का कि ये महंगाई मार्च इन्होंने किया, फिर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा रहे हैं और आवाम की ज़िंदगी बड़ी सख्त हो रही है। इस फ़िलासफ़ी के ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट को चेंज किया नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। फेयर एनफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमल था उसकी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना काम किया, लेकिन अब जो भी हो रहा है और जो भी हालात हैं उसका ज़िम्मेदार हुकूमत ही होती है। इमरान खान साहब का दौर कोई आइडियल नहीं था। आप ही के प्रोग्राम्स में बैठ के हम बातें कर रहे थे। ये जो वाइट पेपर शाया किया है इन्होंने, इनमें कुछ क्लेम्स उनके एग्जैजरेटेड हैं। मसलन 55 लाख नौकरियों की बात वो कर रहे हैं, जबकि मुझे याद है उससे 1-1.5 माह पहले आपके प्रोग्राम में बैठ के ही हम उस वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रो रहे थे। लेकिन माजी माजी है, हाल हाल है। अब ज़रा तर्ज़ अमल देखिए हमारे मौजूदा हुक्मरानों का कि हमारी जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है मरियम औरंगज़ेब, आप एक मजबूत दलील के ऊपर अगर इसको काउंटर करें वाइट पेपर को तो बात जचती है। लेकिन आप भी माजी के मरसी यही पढ़ें कि इमरान खान साहब के दौर में डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ, वो अपनी तोशा खाने वाली बात इसमें शामिल करते, इनको ये पेश करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। ये स्टेट्समैनशिप नहीं होती। मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप को मैच्योर हो जाना चाहिए और जो है जवाबां गज़ल उसी तरीके से देने की बजाय रीज़न्स और लॉजिक से बात करनी चाहिए और एडमिट करना चाहिए कि जी हाँ, हमारे हालात मुश्किल हैं और हम इनको अगरचे हमने एक वज़ीर ख़ज़ानों को हटाया और हम अपनी तरफ से एक जादूगर इसहाक डार साहब नामी लेके आए जिनकी शान में हमने बड़े कसीदे और ज़मीन आसमान के कलाबे। ये अलग बात है कि उनकी जादू की छड़ी अभी काम नहीं कर रही। जी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, बल्कि वो मेरा ख्याल है कि वो जो जिनके पास छड़ी नहीं थी यानी मिफ्ता, उनकी जो भी उनका स्किल था वो बेहतर काम कर रहा था इनकी जादू की छड़ी की निस्बत से। तो ये जस्टिफिकेशन देना, यानी आप देखिए आज के जो प्रेशर में मरियम औरंगज़ेब के पास कोई एक अपनी परफॉर्मेंस के हक में दलील नहीं थी सिवाय इसके कि माजी में इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, तोशा खाना और घड़ी और पता नहीं क्या क्या। देखिए, आपको अपनी परफॉर्मेंस के लिए जवाबदेह होना चाहिए। ये ब्लेम गेम जो है इसको पाकिस्तानी कल्चर से ख़त्म होना चाहिए और ब्लेम भी जो है उस पे वो भी जब आप कर रहे हों तो कम अज़ कम आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट ज़रूर हो जिसकी बुनियाद पे आप किसी पे इल्ज़ाम ठहराएं, वरना ये लिप सर्विस करना बहुत आसान है। मेरा ख्याल है कि इतनी मैच्योरिटी हमारी लीडरशिप में आनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि उनके वाइट पेपर का जवाब भी इन्हें एक पेपर की सूरत में देना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है। ठीक है डॉक्टर नाजिर, मिफ्ता को हटाकर इसहाक डार को लाकर क्या मिला? कुछ नहीं मिला, मज़ीद बदनामी मिली, मज़ीद ख़राबी मिली। जो कुछ मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे वो एक मेरा ख्याल है कि ज़्यादा क्वालिफाइड, समझदार और कॉम्पिटेंट वज़ीर ख़जाना थे और वो जिस बुरी हालत में उनको मईशत मिली थी उसमें मेरा ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल से बेहतर कोई और चॉइस हो नहीं सकता था। लेकिन अब ये जाहिर है फिर अब ये नून लीग पे ही इल्ज़ाम आता है कि इनको क्यों लाया गया, या तो समधी होने की बिना पर लाया गया, तो फिर भी नून लीग को जवाब देना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है कि अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को लगाया जाए। और इसहाक डार साहब जो है वो तवील अरसा अपनी कारकर्दगी जो भी थी वो माजी में दिखा चुके हैं। अब ज़रूरत थी एक ज़्यादा बेहतर वज़ीर ख़जाना की। तो मेरा ये ख्याल है कि नून लीग ने इसहाक डार को ला के बहुत बड़ी गलती की। एक हाइप क्रिएट की गई, यानी ये वही जो जादूगर वाली बात है कि ये जादूगर हैं, और इन्होंने ख़ुद भी, इसहाक डार साहब ने भी आके जो बातें की कि मैं डॉलर को जो है वो 200 के अंदर ले आऊँगा और मईशत बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये समझ ही नहीं रहे थे। और फिर शहबाज शरीफ साहब को ये कहना भी पड़ा कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि मईशत इतनी ख़राब है। अच्छा भाई, अब अंदाज़ा नहीं था, ये तो वही बात हो गई जो इमरान खान कहा करते थे। इमरान खान भी यही कहते थे कि जब मैं हुकूमत में आया तो मुझे पता नहीं था कि मईशत इतनी ख़राब है। तो आप सियासत क्या कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। यानी पहली गलती तो आपने ये की कि बग़ैर सोचे समझे आपने
इख्तिदार लिया। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं था, आपने 4 साल जो है वो ज़ाया किए, 4 साल में कोई आप माशी पॉलिसी, अगर अपोजिशन में भी आप थे तो आपके कुछ लोग तो थे ना कि जो कोई माशी पॉलिसी बना सकते थे, कोई माशी पॉलिसी नहीं बनाई गई। जब ये इख्तिदार में आए तो आने के बाद इन्होंने उससे भी गलत फैसले किए जो कि इमरान खान करते रहे। IMF के पास भी ये गए, कर्जे इनको लेने पड़े, दोस्त ममालिक से ये मांगते फिर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जो इमरान खान कर रहे थे उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से इन्होंने की और किए चले जा रहे हैं। तो इनके इख्तिदार में आने का फ़ायदा क्या हुआ? यानी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को फ़ायदा हुआ, इनको भी नुकसान हुआ, नून लीग को, और अवाम का नुकसान हुआ। यानी अवाम जो इमरान खान के जो सियासत थी उसको अच्छी तरह से समझने लगी थी और इमरान खान की मकबूलियत नीचे जा रही थी। लेकिन इन्होंने इख्तिदार में आके जो माशी फ़ैसले किए, महंगाई ये कम नहीं कर सके, गर्दशी कर्जे जो थे ये कम नहीं कर सके, तेल की कीमतें भी तकरीबन उतनी ही हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं लेकिन फिर बढ़ाने की बात हो रही है। सारी शराइत IMF की माननी पड़ी। तो इसाक डार को लाना एक गलत फैसला था और उसका अब तदारुक सिर्फ यही है कि वजीर खजाना को बदला जाए, मिफ्ता इस्माइल को वापस लाया जाए ताकि जो थोड़ी बहुत बेहतरी वो कर सकते हैं करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इरफान, जो मौशी सूरत हाल है वो हम सभी के सामने है और हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार कहते रहे कि मीसाक़े मईशत करते हैं, आ जाएं, बैठ जाएं, मीसाक़े मईशत कर लेते हैं। क्या मुनासिब नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइट पेपर लाने के बजाय मौजूदा हुकूमत के साथ बैठी जाती, आवाम के लिए ही सही, एक टेबल पर बैठ जाते, मीसाक़े मईशत हो जाता, कुछ बेहतरी हो जाती, आवाम के लिए अच्छा हो जाता? शाइस्ता इकट्ठे नहीं बैठ सकते क्योंकि इमरान खान साहब ने जितना भी वक्त पार्लियामेंट में गुजारा है वो कहते रहे कि मैं चोरों डाकुओं के साथ बातचीत नहीं करूंगा। तो अगर वो इकट्ठे बैठ जाएंगे तो फिर वो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहाँ जाएगा? तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आवाम के लिए कोई बैठेगा। मामला यहाँ पर ये है कि पॉलिसी या कोई हल मौजूद ही नहीं है इस हुकूमत के पास। मैं अपने तमाम जो दोस्त हमारे इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में, इत्तफाक ये करता हूँ कि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर करते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप बताते हैं कि हमारे दौर में ये रहा और पुराने इनके दौर में क्या हुआ। हमें रियलिस्टिक होकर इस वक्त देखना चाहिए कि नून लीग की पॉलिसीज क्या हैं, PDM की पॉलिसीज क्या हैं। आज बहुत ही अच्छा होता मरियम औरंगजेब साहिबा एक दलील लेकर आती कि जो इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से जो वाइट पेपर जारी किया गया है ये अदादो शुमार बिल्कुल गलत है और एक तकाबली जायजा पॉइंट टू पॉइंट इसका किया जाता। लेकिन आज भी उनकी तकरीर में मैं मुबशिर से बिल्कुल एग्री करता हूं कि तोशा खाना ही निकला, घड़ी ही निकली और बनी गाला ही निकला, इसके अलावा और कुछ नहीं निकला। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो जादूगर डार साहब थे ना, मेरी इनकी लंदन में बहुत सारी सिटिंग्स हुई हैं, बहुत सारी सिटिंग्स हुई। मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने पाकिस्तान जाने से कई महीने पहले यहाँ पर बहुत सारी जो है ना कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे अपने नून लीग के लोगों को बुलाकर और बाकायदा एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान में तो देखें क्या होगा। फिर मिफ्ता इस्माइल के हवाले से एक बाकायदा फ्रंट जो है वो क्रिएट किया गया। आज इकोनॉमी अगर खराब है ना तो इसकी जिम्मेदारी मैं डार साहब को नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो उन ताकतों को दूंगा, उन लोगों को दूंगा। मरियम नवाज जो बहुत बड़ी सपोर्टर थी और उनकी ऑडियोज तो मौजूद है जिसमें वो कहती हैं कि इस बंदे को समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है मरियम पे जानी चाहिए, जिसे इस वक्त ख्वाब देखे जा रहा है कि वो मुल्क को लीड करेंगी, पार्टी को लीड करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम अभी पूरी तरह लॉन्च भी नहीं हुई और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मरियम नवाज की है। क्योंकि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में किसी को जब आप एक गलत फैसले करते हैं तो फिर उसके खिलाफ एक चार्जशीट मौजूद होती है, फिर उसको रिप्रिमांड भी किया जाता है। लेकिन यही लोग होंगे जो इकोनॉमी चला रहे होंगे, यही लोग होंगे जब अगर इनकी हुकूमत बनी तो इन्हीं के हिस्से में ये कलमदान आएगा। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा जो लूजर है, जो आपका पहला सवाल भी था कि पाकिस्तान की आवाम है, कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर करे लेकिन हल भी तो पेश करे ना, सिर्फ वक्त गुजारने से तो बात नहीं बढ़ेगी। सही। डॉक्टर नाज़िर क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। जी, असल में मैं इस तरफ इशारा करूंगा जो कि ज़रूरी है कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट आए जब तक ये वो बुनियादी मसले हल नहीं करेगी। आमदनी और अखराजात का मसला है। हमारे जो अखराजात जहाँ जा रहे हैं, 2 जगह जा रहे हैं, कर्ज़ों की अदायगी और दिफा। जब तक इन दोनों में हम कमी नहीं करेंगे हम अपना जो बजट का खसारा है उसको कम नहीं कर सकते। उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है।
ठीक है आपका। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि तहरीक इंसाफ ने मौशी वाइट पेपर जारी किया, तो क्या मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के बाइस अवाम पहले से ज़्यादा तंग है? 89% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ, अवाम पहले से ज़्यादा तंग है, जबकि 11% लोगों का मानना यह था कि ऐसा नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए मरियम नवाज को मैदान में उतार दिया है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज के सुपुर्द कर दी है, जिसके लिए उन्हें सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या मरियम नवाज पार्टी को मुनज़्ज़म कर पाएंगी? मुबशिर बुखारी साहब, क्या मरियम इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकेंगी? जी देखिए, मरियम के इंग्लैंड जाने से पहले एक तासुर था कि मरियम जो हैं वो क्राउड पुलर हैं, वो गैल्वनाइज कर सकती हैं आवाम की बड़ी तादाद। बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जब बाई इलेक्शंस हुए जिस पे PMLN अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से हार गई, यानी 5 सीटें सिर्फ जीत पाई आउट ऑफ 20, और मरियम उस दौरान जाके UK में बैठ गई। फिर उसके बाद फर्दर बाई इलेक्शंस हुए, चूँकि शहबाज शरीफ या बिलावल तो हिस्सा नहीं ले सकते थे कैंपेन में, आसिफ जरदारी अदालत की वजह से नहीं, मतलब ये PDM की पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में मरियम भी की दोबारा ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो वापस आएँ, लेकिन उन्होंने बाहर ही रहने को तरजीह दी। अभी जो सूरत हाल अंदर की है वो ये है कि मरियम ने भी अपने इर्द गिर्द जो है कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं जिनका पॉलिटिकल काट शायद बिल्कुल भी नहीं है, और वो सोशल मीडिया प्लस सिर्फ ये कि ज़ाती काम, तो उनके सहारे वो पार्टी को रन करने की कोशिश जब तक इधर रही हैं करती रही हैं। मरियम नवाज़ को ठीक है कि जब वो पब्लिक रैली से एड्रेस करती हैं, आवाम की बड़ी तादाद जाती है, लेकिन वो सारे वो लोग होते हैं जो उनके फादर के फॉलोअर्स हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अब जिस लेवल पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पहुँच गई है, इसको मुतहर्रिक करने के लिए सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ही वापस आ सकते हैं, अदरवाइज़ मरियम नवाज़ टेस्टेड और ट्राइड हो चुकी हैं। वन, दूसरा चूँकि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है, तो जब आप पर्सनल चॉइसेस पे चले जाएंगे तो ऐसी सूरत हाल में आप पार्टी को रीऑर्गेनाइज जेन्युइन ग्राउंड्स पे नहीं कर पाते, आप फिर लाइक्स और डिसलाइक्स का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, मतलब आपके यहाँ पे शाहिद हकान अब्बासी जैसे लोग मौजूद हैं, तो अभी आपने उन्हें किसी मेन स्ट्रीम उसमें एक्टिविटी में नहीं देखा। तो ऐसी सूरत हाल में पार्टी क्या मुतहर्रिक होगी? मेरा ख्याल है कि ये तजर्बा उतना कामयाब नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। और अगर आपने मुस्लिम लीग को दोबारा, आई रिपीट, अगर मुस्लिम लीग को दोबारा मुतहर्रिक करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जरूरी। ठीक है, यानी मियाँ साहब ही वापस आएंगे तो ही नून लीग रिवाइव हो पाएगी। आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज गुल साहब, नून लीग में इतने बड़े बड़े नाम हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, और भी बहुत सारे लोग। तो क्या मुनासिब नहीं था कि शरीफ फैमिली से बाहर निकलकर ये ओहदा किसी और को मिल जाता? बड़ी अच्छी बात की है आइडियली आपने, लेकिन देखिए, अगर हुक्मरान घराने को आप निकाल दें बड़े ओहदों से, तो उसकी फिर वक़्त क्या रहेगी हमारे माइंडसेट के मुताबिक। लिहाजा जब ये बड़े ओहदे इन लोगों को सिर्फ उसी वक्त मिलेंगे जब इनके अपने घर के अफराद खुदा न खासा ख़त्म हो जाएंगे या पॉलिटिक्स में, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि अभी तो हमजा शहबाज ने आना है, उसने वज़ीर आला बनना है, उसके बाद मरियम नवाज़ या मरियम सफदर साहिबा जो हैं, इन्होंने ये भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं, बल्कि कई मौके पे इन्होंने अपने हलके में ये कहा भी है, और उनके वालिद साहब इनको तैयार भी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म बन सकती थी तो मरियम साहिबा भी बन सकती हैं। तो अभी देखना ये है कि किस हद तक ये, पहले तो इन्होंने घर के अपने अंदर ये मसला ख़त्म करना है, उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी की बारी आएगी। और अच्छी बात है, अगर ये 3-4 बड़े लोग नाम आपने लिए, इनको अगर हवाले कर देते हैं तो ये भी इन्हीं का गुण गाएंगे, इसलिए कि वो तो खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कई लोगों को कि जी मुझे पता है ये एक वोट जो है नवाज शरीफ का है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। तो बुखारी साहब वाली बात के
नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर इस पार्टी में कुछ दोबारा नई रूप फूंकेंगे, उसके बाद ही फिर असल में उसकी तंजीम साजी या दोबारा मुतहर्रिक हो पाएगी। सही। इरफान, हम हमेशा ये बात करते आए हैं और यही बात सुनते आए हैं कि मरियम नवाज की जो सियासत है वो अलग है और शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो अलग है। अब जबकि इतनी अहम जिम्मेदारी मिल गई है मरियम नवाज को, तो क्या मरियम अपनी सियासत करती हुई नजर आएंगी या फिर पार्टी की सियासत या फिर वो सियासत जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो करती हुई नजर आएंगी? देखिए शाइस्ता, पहले दिन से वो अपनी सियासत कर रही हैं। वो पार्टी के अंदर भी अपनी सियासत कर रही हैं, वो पार्टी के बाहर भी अपनी सियासत कर रही हैं, वो इदारों के साथ भी अपनी सियासत कर रही हैं और उनमें झलक नजर आती है नवाज शरीफ की। उन्होंने जब से वो लंदन आई है ना, तो मुताद्दिद दफा ये खबर यहाँ से फ्लोट की गई है कि पार्टी की जो कमान है वो मरियम नवाज के हवाले की जा रही है। फिर उन्होंने टेस्ट किया कि क्या रिएक्शन क्या आता है। अब जहां तक ये शहबाज शरीफ की सियासत का ताल्लुक है ना, तो मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही बात बता रहा हूं कि इसके ऊपर बाकायदा खानदान में बहस भी हुई है कि मरियम क्या वाकई तैयार है। मसला यहाँ पर यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अभी नहीं आ सकते जब तक इनके मामला ठीक नहीं होते और इन्हें जो इम्पोर्टेड इंसाफ है लंदन में बैठकर नहीं मिलता। अब पार्टी को कैसे चलाना है, पार्टी क्या ये वोट पुलर साबित होंगी? क्राउड पुलर तो साबित नहीं हो सकी, क्या वोट पुलर साबित होंगी? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। तो मरियम, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, जिस तरह शहबाज शरीफ जिसने वजारत आला पंजाब में फिर खानदान इतने साल सियासत की है, वो इस वक्त मुकम्मल एक फेलियर नजर आ रहा है वो शख्स हमें। तो मरियम नवाज जब इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करेंगी, मरियम नवाज जब इकोनॉमी में बात करेंगी, मरियम नवाज पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो मुकम्मल एक्सपोज हो जाएंगी। अभी तक तो हमें सिर्फ गाली की सियासत नजर आई है ना। आपको इनकी तरफ से आज लोगों के नाम रखे जाते हैं, वो आपको बताएंगी कि कैसे नाम रखने हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करनी हो तो आप उन्हें फिक्स बेंच कह देंगे। तो ये चीजें हमने मरियम की सियासत के अंदर अब तक देखी हैं। एग्रेसिव सियासत नजर आई अपने वालिद को बचाने के लिए, लेकिन हमें पाकिस्तान जो सियासत पाकिस्तान से जुड़ी होगी, आवाम से जुड़ी होगी, वो नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ एक बात कर दूं कि अगर ये अपने आप को वाकई सियासतदान और बड़ा लीडर और क्राउड पुलर और वोट पुलर समझते हैं ना, तो मैं ये समझता हूं कि इन तमाम लोगों को और मरियम को समेत जो है ना, वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहिए। पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा क्राउड पुलर है और वोट पुलर है। ठीक है। डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में क्या मरियम नवाज नून लीग की मकबूलियत को बहाल कर पाएंगी? कर तो सकती हैं और मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला एक अच्छा फ़ैसला है। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि अपने ख़ानदान के किसी शख्स को पार्टी का अहदेदार बनाया जाए। हाँ, मैं इस चीज़ का मुखालिफ ज़रूर हूँ कि अपने ख़ानदान के लोगों को हुकूमत में आला ओहदे दिए जाएँ। मसलन ये कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना मेरे ख्याल में कोई ज़रूरी नहीं था, हमज़ा को वज़ीर आला बनाना कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन अगर मरियम नवाज़ पार्टी को मुतहर्रिक कर सकती हैं तो इससे बेहतर चॉइस कोई नहीं हो सकता था। लेकिन इसके लिए इनको दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो इनको अपना मेच्योर, हालांकि उम्र तो इनकी माशाल्लाह ठीक ठाक है, बेनज़ीर से अगर मवाजना करें तो बेनज़ीर का लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो था वो इनकी उम्र में बहुत ज़्यादा था। वो उनका मुताला वसी था, 2-3 किताबें लिख चुकी थीं, मुल्की और बैन अक़वामी सियासत को इनसे ज़्यादा समझती थीं। तो मरियम में पोटेंशल तो है। उनको करना क्या है, जैसे मैंने कहा कि उनको सियासत, मुल्की और बैन अक़वामी सियासत पर मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। उनका लैक ऑफ स्टडी जो है वो उनकी गुफ्तगू से वाज़े नज़र आ जाता है, बेनज़ीर में नज़र नहीं आता था। दूसरी बात यह कि जो बेनज़ीर ने शुरू में गलती की थी ना, उनके हस्बैंड जो आसिफ जरदारी हुआ करते थे वो इनके लिए एक लाइबिलिटी बन गए थे। और बिल्कुल यही सूरत हाल मुझे यहाँ भी नज़र आती है कि जो सफदर साहब हैं, सफदर साहब को इनको दूर रखना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि सफदर साहब जो जिस किस्म के बयानात देते हैं, जिस किस्म की सियासत करते हैं, उसका उल्टा नुकसान होता है पार्टी को भी और मरियम को भी। तो इनको अपने इनफरादी तौर पर अपनी एक शख्सियत बनानी है एक रहनुमा के तौर पर, और बेनज़ीर की तरह आवाम में जाना पड़ेगा। देखिए इनका अभी एलिटिस्ट टच है, बेनज़ीर ने वो अपना एलिटिस्ट टच जो था वो छोड़ दिया था, वो वाकई में एक अवामी रहनुमा नजर आती थी। मरियम अभी तक मुझे अवामी रहनुमा नजर नहीं आती। जलसे में खड़े होकर तकरीर करना एक बात है, आवाम में जाकर आवाम का दूध दर बांटना एक दूसरी बात है। मरियम अब तक इसमें नाकाम रही हैं। इनको आवाम में जाना चाहिए। इनको सिर्फ सूबे या मुल्की सियासत नहीं बल्कि ज़िले सियासत पर जाकर लोगों को मुतहर्रिक करना है, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन करनी है, अपने कारकुनों की तरबियत करनी है, और साथ साथ कोई ऐसा मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा रिफाही और फलाही इदारा भी बनाना है जो आवाम के लिए भी कुछ करे। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि इतना बड़ा सैलाब आया, हमें नून लीग कहीं नजर नहीं आती, क्या कर रही है? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिससे आवाम ये समझे कि भाई ये हमारे काम के लोग हैं।
ठीक, आई होप मरियम नवाज जो है वो ये सारी बातें सुने और शायद इन पर अमल दरामद भी करें। बहरहाल नाज़रीन, इसी मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।